हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। डियर फ्रेंड, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर 4 है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका लास्ट पेपर आपका 18 मार्च को लगा हुआ है, समावेशी शिक्षा। इसके टॉप 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड आपका रहेगा। इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट है उसमें 10 क्वेश्चन का कलेक्शन हमने कराया हुआ है, प्लस मैराथन क्लास कराई हुई है। इतना कर लीजिएगा, एनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें एक से बढ़कर के एक बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, विशिष्ट शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहले आपसे विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांत पूछ रहा है, उन पर हमें प्रकाश डालना है। चलिए बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांतों की। विशिष्ट शिक्षा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है कोई निरस्त नहीं, यानी कि इसमें नो कैंसिलेशन। कहने का मतलब है कि शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। कैंसिल करने का, निरस्त करने का कोई भी जो है रास्ता नहीं है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो उनको बच्चे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा। प्रत्येक विशिष्ट बालक में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। आप सब खूब सीख गए होंगे कि हम सब में अंतर होता है, योग्यता क्षमता के आधार पर हम सब अलग अलग होते हैं। तो कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं। बहुत सारे ऐसी क्वालिटीज होती हैं, सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकांश गुण ऐसे होते हैं जो शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते हैं। ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षण आवश्यकताएं विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। किसके माध्यम से? विशेष शिक्षा के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। विशिष्ट प्रक्रिया, विशिष्ट शिक्षा एक विशिष्ट प्रक्रिया है। विशिष्ट शिक्षा क्या है? एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशिष्ट शिक्षक विकलांग बालकों को संसाधन कक्ष, विशिष्ट उपकरण युक्त कक्ष में शिक्षा प्रदान करते हैं। माता पिता का सहयोग होना चाहिए। यदि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता भी शिक्षण कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं, यदि शारीरिक रूप से बाधित जो बालक हैं उनके माता पिता भी शिक्षण कार्यक्रमों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेरणा का सिद्धांत। सामान्यतः बालक जब कोई भी विषय वस्तु को सीखने के लिए मोटिवेट होता है, अभिप्रेरित होता है, तो उस पाठ को वो जल्दी सीख जाता है और आसानी से भी सीख जाता है। इस प्रकार एक शिक्षक को चाहिए कि इन बालकों को समय समय पर अभिप्रेरित करते रहें, इनको समय समय पर मोटिवेट करते रहें। उसके लिए जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, हम उनकी कहानी, उनकी वीरता की, पराक्रम की कहानियां, शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत आगे गए हैं उनकी कहानियां हम बच्चों को सुना सकते हैं ताकि बच्चे मोटिवेट हों। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है विशिष्ट शिक्षा की क्या आवश्यकता है, बताइए। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, नंबर 1 तो विशिष्ट बालकों की विशेषता ये होती है कि सामान्य बालकों की तरह उनमें देखने, बोलने, समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है। इसलिए विशेष शिक्षा के द्वारा उनके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। यद्यपि इन बालकों की ज्ञानेंद्रियां सही रूप से विकसित या कार्य नहीं कर पाती हैं। इन बालकों की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सही रूप से ना तो विकसित होती हैं और कार्य भी नहीं कर पाती हैं। इसलिए इन्हें विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है जो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूरी की जाती है। नेक्स्ट वन इज विशिष्ट शिक्षा के द्वारा दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंद, अधिगम, अक्षम आदि बालकों की पहचान की जाती है। विशिष्ट बालक सामान्य कक्षाओं में दिए जाने वाले अनुदेशन से लाभ नहीं उठा पाते हैं। जो भी उनको अनुदेशन दिया जाता है, जो गाइडेंस है, जो काउंसलिंग है, उसके बेस पे लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इन बालकों की बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से या तो अधिक होती है या फिर कम होती है, यानी कि सामान्य नहीं रहते ना, इसीलिए इनको विशेष कहा गया है। विशिष्ट बालकों के अभिभावकों, अध्यापकों और प्रबंधकों को बालकों की आवश्यकताओं को समझने में विशिष्ट शिक्षा से सहायता मिलती है।
इस शिक्षा से विशिष्ट बालक समाज में अपना समायोजन भी कर पाते हैं। तो इसीलिए इसकी आवश्यकता रहती है विशिष्ट शिक्षा की। आगे नेक्स्ट वन पॉइंट हमारा कहता है, क्वेश्चन है विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा जो है ये प्राचीन प्रत्यय माना गया है, और जबकि जो समावेशी शिक्षा है एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आया है। ये पृथक्करण करती है। पृथक्करण का मतलब ये है कि इसमें जो बालक विकलांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, उनको अलग अलग कक्षाओं में मतलब उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है ना। तो ये अलगाव करती है और ये एकीकरण करती है। ये सामान्य और विशिष्ट सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ये भेदभाव पर आधारित है। भाई इसमें भेदभाव किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसमें सामान्य विशिष्ट सब बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। विशिष्ट शिक्षा को कहा गया है कि ये संपूर्ण शिक्षा नहीं है। समावेशी शिक्षा को माना गया है कि एक संपूर्ण शिक्षा है। विशिष्ट शिक्षा यह व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल देती है, जबकि जो समावेशी शिक्षा है ये संपूर्ण विकास पर बल देती है। ये अच्छा, इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण पर इसलिए बल देने को कहा गया है क्योंकि मान लीजिए जो बालक श्रवण बाधित हैं या दृष्टि बाधित हैं या विकलांग हैं, तो उनको कुछ ऐसी शिक्षा दे दी जाती है, ऐसी शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है ताकि बालक दूसरों पर निर्भर ना रह करके जीवन में अपनी जीविकापार्जन खुद कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। उसको किसी पर्टिकुलर व्यवसाय को लेकर के ट्रेनिंग दे दी जाए और वो अपना जीविकापार्जन कर ले, बस इतना उसका काम चल जाए। यहाँ पर संपूर्ण विकास पर बल दिया जाता है क्योंकि ये बच्चे फिट होते हैं। ये साधारण स्कूल प्रणाली से भिन्न है। ये साधारण स्कूल में प्रदान की जाती है। यह व्यवस्था अपंग बाल, अच्छा यहाँ पे हमने बोल दिया कि इसमें फिट होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें फिट ही होते हैं, इसमें आपके विशेष और सामान्य सारे बच्चे होते हैं। ये व्यवस्था अपंग बालकों को सामान्य बालकों से अलग करती है। ये अपंग और सामान्य दोनों को एक साथ समायोजित करने का काम करती है। ये केवल अपंग असमर्थ बालकों के लिए है, इसमें सभी बच्चों को शामिल किया जाता है। इस शिक्षा से बच्चों में हीनता की भावना आती है। ये जो शिक्षा है इसमें बच्चों को आत्मविश्वासी और सामाजिक बनाने में सहायक होती है, क्योंकि इसमें जो बच्चे मान लीजिए विकलांग भी हैं, वो सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो अपने आप को दूसरों से कमजोर नहीं समझते। लेकिन यहाँ पे बच्चे ये समझते हैं कि बताओ उसमें सामान्य बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, उधर सब अच्छे बच्चे हैं, हम लोग ऐसे हैं, हमको अलग कर दिया गया। इससे बच्चे के अंदर हीनता का भाव आ जाता है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पृथक शिक्षण अलग से उनको शिक्षित किया जाता है। इसमें जो होता है समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है RTE 2009 से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त रूप से इसका वर्णन कीजिएगा। देखिए RTE राइट टू एजुकेशन 2009 वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। कब? वर्ष 2002 में। संविधान का कौन सा संशोधन था? 86वां। अनुच्छेद 21A से 21A में क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू भी हुआ। इस एक्ट की मदद से देश के गरीब बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये एक्ट सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो और चाहे वो बालक हो या बालिका हो। इस एक्ट के लागू होने के बाद भारत की गिनती भी उन 135 देशों में की जाती है जहां पर बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त है। RTE एक्ट 2009 में 38 धाराएं हैं और इसको 7 अध्यायों में बांटा गया है। RTE अधिनियम के कुछ प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, उनको समझते हैं। प्रावधान क्या है कि किसी पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों को अधिकार प्रदान करता है। क्या है जो RTE अधिनियम है, जो इसमें क्या है कि
कोई भी विद्यालय हो उसमें बच्चा निःशुल्क और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में सरकारों, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों, कर्तव्यों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को भी निर्दिष्ट करता है। अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, भवन संरचना, विद्यालय के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटों संबंधी मानदंडों को भी निश्चित करने का काम करता है। यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है। यह शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के विद्यालयों को चलाना निषेध करता है। यह अधिनियम संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और जो बच्चे के समग्र विकास, ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने और बच्चे की क्षेत्रवत प्रणाली एवं छात्र केंद्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बालक को डर, चोट और चिंता से मुक्त करना निश्चित करता है। तो इसमें कुछ प्रोविजंस है हमारे, किसमें? आरटी 2009 में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, अपवंचन किसे कहते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए, अपवंचन किसे कहते हैं? समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामान्य लोगों के स्तर के अनुरूप उत्थान नहीं कर पाते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं उनके बराबर या उनके हिसाब से वो उन्नति नहीं कर पाते हैं, वे पिछड़ जाते हैं। पिछड़ने के पीछे समुचित साधन, सुविधाएं एवं अवसरों से विमुख होना है। पिछड़ने का मतलब है कि आप जो समुचित साधन है, जो सुविधाएं हैं, जो भी अवसर मिल रहे हैं उनसे आप विमुख हो गए, पीछे हो गए उनसे। ऐसे लोगों को वंचित वर्ग या अपवंचन कहते हैं। पोलमैन कहते हैं कि वंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव की ओर संकेत करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने से भी रोक देता है। अपवंचन के प्रकार जैसे लिंग के आधार पर अपवंचन हो सकता है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और अक्षम व्यक्तियों के आधार पर भी अपवंचन हो सकता है। लिंग के आधार पर बात करें तो लिंग के आधार पर हमारा समाज दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें आपका पुरुष और महिलाएं आती हैं। प्राचीन काल से अब तक भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रही है। वैदिक काल में स्त्रियां नीची दृष्टि से देखी जाती थी। मध्यकाल में इनकी दशा और भी शोचनीय हो गई। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि ने तो स्त्रियों के लिए कठोर नियम भी बना दिए। स्त्री घर की चारदीवारी में कैद होती गई। उनकी दशा ऐसी हो गई कि पुरुष वर्ग उन्हें उपेक्षित करने लग गया और वो समाज में अपवंचित वर्ग की श्रेणी में गिनी जाने लगी। और आज वर्तमान समय में तो हमारे संविधान में उनके लिए अलग से प्रावधान है कि मतलब आज तो जो स्त्रियां हैं वो काफ़ी हद तक ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं, चांद तक पहुंच गई हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां आज भी स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या हो गया या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और जाति के आधार पर अगर बात करें, इतिहास हमें यही बताता है कि समाज में सर्वोच्च स्थिति पर केवल दो ऊपरी जातियों का ही आधिपत्य था, उनका ही अधिकार था। कौन कौन थी? ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन्होंने ही दूसरे धर्मों का प्रयोग शुरू कर दिया। 4 वर्णों में सबसे निम्न स्तर शूद्र था। ये मजदूर, गरीब, किसान और नौकर हुआ करते थे। ये केवल ऊपरी तीनों वर्गों की एक दास के रूप में सेवा करने के योग्य थे। इन 4 वर्णों के अलावा एक अन्य वर्ग जो सभी से नीचे माना जाता था, वे थे अस्पृश्य, यानी कि बाहरी जाति। अस्पृश्य जो थे उनके काम क्या थे? जैसे शौचालय और जो मरे हुए पशु थे उनकी खाल साफ करना। ये सबसे ज्यादा भेदभाव और शोषित करने वाले कार्य हैं। इन्हें अछूत की श्रेणी में रखा जाता था। इस प्रकार इन दोनों ही वर्गों को समाज ने तिरस्कृत किया और ये जातियां अपवंचित श्रेणी में गिनी जाने लगी। क्षेत्र के आधार पर बात करें तो जब किसी क्षेत्र को ही समाज की मुख्य धारा से वंचित रखा जाता है तो उस क्षेत्र के आधार पर अपवंचन कहते हैं। तो उसे क्षेत्र के आधार पर अपवंचन कहते हैं। जैसे पिछड़ी जातियां हो गई,
ये जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है, जैसे आपके बढ़ई, कुम्हार, दस्तकार, सुनार और गैर खेतीहर उत्पादक मछुआरे वगैरह इस जाति में शामिल किए गए हैं। अक्षमता के आधार पर अगर बात करें तो अक्षमता के कारण स्वतः ही आत्मविश्वास का अभाव हो जाता है, और अक्षमता उन बच्चों की पहुंच को सीमित कर देती है। उन्हें यह एहसास बार बार होता है कि वे कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको किसी काबिल न होने के भाव, हताशा, शर्मिंदगी आदि का एहसास होता है, जो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को प्रभावित भी करता है। सामाजिक रूप से वंचित बालकों का अर्थ एवं परिभाषा की बात करेंगे। देखिए, सामाजिक रूप से वंचित व्यक्ति वे होते हैं जो नस्लीय पक्षपात या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का सामना करते हैं। उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग आदि के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस वर्ग से संबंधित बालकों को सामाजिक रूप से वंचित बालकों के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे बालक गरीबी, अशिक्षा और परिवार की निम्न स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं। ऐसे बालक संवेगात्मक रूप से अस्थिर भी होते हैं। शशमैन के अनुसार अगर बात करें तो सांस्कृतिक रूप से वंचित, शैक्षिक दृष्टि से वंचित, असुविधा युक्त, वंचित, निम्न वर्ग और स्वनिम्न सामाजिक आर्थिक समूह जैसे शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है। तो ये हमने समझा कि सामाजिक रूप से वंचित बालक कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं। अनुसूचित जाति जाति प्रथा के परिणाम स्वरूप विकसित उस व्यवस्था के अंग है जिसमें मनुष्य के बीच इतना अधिक अंतर किया जाता है कि स्पर्श मात्र से ही गैर अनुसूचित स्वर्ण जातियों के लोग अपवित्र हो जाते हैं। इनको इन जातियों से पृथक रहने की व्यवस्था की गई और अनेक प्रकार की जो डिसेबिलिटीज निर्योग्यताएं थी उनको निर्धारित भी किया गया। डीएन मजूमदार कहते हैं कि अस्पृश्य जातियां वे होती हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं की शिकार हो चुकी हैं। सामाजिक रूप से उनको योग्य नहीं माना गया, राजनीतिक रूप से उनको योग्य नहीं माना गया। इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों के द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं। ये हमने समझा अनुसूचित जाति। और यहाँ पे के एन शर्मा भी कहते हैं कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करना पड़े, जैसे कि नहाना धोना पड़े। पिछड़े बालक कौन होते हैं, पिछड़े बालकों का क्या अर्थ है, परिभाषा क्या है बताइएगा। जो बालक किसी अन्य की अपेक्षा किसी काम में पिछड़ जाए वह पिछड़े हुए बालक कहलाते हैं। जबकि शिक्षा के संदर्भ में पिछड़े बालक वे होते हैं जो किसी तथ्य को बार बार समझाने के बावजूद नहीं समझते और औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाते हैं। वे ये पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं और कई बार असफल भी होते हैं। मानसिक रूप से मंदबुद्धि सभी बालक पिछड़ेपन का शिकार होते हैं, किंतु अनेक सामान्य बुद्धि के बालक भी शैक्षिक प्रगति में पिछड़ जाते हैं। सोनेल के शब्दों में अगर बात करें तो पिछड़ा बालक वो है जो अपनी ही आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षणिक न्यूनता प्रदर्शित करता है। बर्टन हॉल कहते हैं कि सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो। तो यह आपने समझा कि पिछड़े बालक कौन होते हैं। ठीक है, जो बालक किसी दूसरे की अपेक्षा काम में पिछड़ जाएं वो पिछड़े बालक। बहुत आसान भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं। वो बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो उसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। जिनकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत ज्यादा हो। औसत मानसिक आयु वो होती है, जैसे मान लीजिए एक बालक है, दो बालक हैं कक्षा 8 में, ठीक है। जो कक्षा 8 का बालक है ये सिर्फ कक्षा 8 के सवाल हल कर पाता है, 7 के हल कर लेता है, 6 के हल कर लेता है। अगर जो मान लीजिए ये जो बच्चा है कक्षा 8 में है लेकिन ये कक्षा 10 के भी सवाल हल कर लेता है, ये कक्षा 9 के भी सवाल हल कर लेता है, तो इसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी,
जितनी आयु, अगर वो कक्षा 10 के सवाल हल कर रहा है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। यहाँ पे अगर कक्षा 8 में बालक है लेकिन वो सवाल सिर्फ 5 वर्ष तक के बालकों के हल कर पा रहा है, 4 वर्ष तक के, तो उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष 4 वर्ष मानी जाएगी। ठीक है। आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो उसे प्रतिभावान प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। प्रतिभावान बालक वह ही राष्ट्र के नेता, समाज सुधारक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्यकार एवं रचनाकार आदि बनते हैं। प्रतिभावान बालक बुद्धि के साथ साथ शारीरिक रूप से, व्यक्तित्व रूप से और समायोजन की दृष्टि से भी श्रेष्ठ होते हैं। स्किनर एवं हैरीमैन कहते हैं कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। हैविंगहर्स्ट की अगर बात करें तो प्रतिभाशाली वे हैं जो समाज के किसी भी कार्य क्षेत्र में निरंतर कार्यकुशलता का परिचय देते हैं। ये प्रतिभाशाली बालक हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विकलांगों की शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। विकलांगों की जो शिक्षा दी जा रही है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, वर्णन कीजिए। भारत में करीब 25 लाख बालक शारीरिक और मानसिक तौर पर विकलांग हैं। भारत में लगभग 25 लाख बालक शारीरिक और मानसिक तौर पर विकलांग हैं। अतः इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना भी अनिवार्य है। विकलांगों की शिक्षा के मुख्य उद्देश्य नंबर 1 तो व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवस्था। विकलांग बालकों के व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण जीविकोपार्जन करना अनिवार्य है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, इसके लिए पराश्रित ना रहें। इसके लिए विकलांग बालकों को अनेक प्रकार के हस्तशिल्प सिखा दिए जाते हैं ताकि वो अपने हाथों से काम करके, है ना, जैसे कताई, बुनाई, कुर्सी बनाना, लेथ मशीन पर काम करना, चित्रकारी और आदि प्रशिक्षण देना उनको। ठीक है, यही विकलांग शिक्षा का उद्देश्य है इसी के पीछे। सामान्य शिक्षा का उद्देश्य विकलांग बालकों को ऐसी शिक्षा दीक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि शिक्षा के बाद उनकी प्रतिभा का समुचित उपयोग पॉसिबल हो पाए। इसके द्वारा वे उपन्यासकार, कहानीकार, फिल्मकार, संगीतकार आदि क्या हैं, बन सकते हैं। विकलांग अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगों को विकसित करना। भाई जो विकलांग बालक है उसके कोई 1-2 अंग ही तो जो है कि विकल होगा, है ना, सारे अंग तो नहीं विकल होंगे। जो अंग उनके ठीक हैं, फिट हैं, अच्छे हैं, उनको और ज्यादा डेवलप करना ही विकलांग शिक्षा का उद्देश्य है। बालकों के वैसे अंग में जो पूर्णतः विकल हो गए हैं उन्हें सुधारा तो नहीं जा सकता, किंतु उनके अन्य अंगों का इस प्रकार विकास किया जाता है कि इससे उनके विकलांग अंगों की यथासंभव क्षतिपूर्ति हो सके। जैसे नेत्रहीन बालकों में स्पर्श और घ्राण शक्ति का विकास किया जा सकता है। गूंगे और बहरों के कान और जिह्वा के अतिरिक्त अन्य अंगों का विकास किया जा सकता है। अवकाश के समय का सदुपयोग। विकलांग व्यक्ति अपने कुछ अंगों की कमी के कारण अपने समय का समुचित सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, अतः उन्हें इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे अवकाश के समय का समुचित रूप से सदुपयोग करें। शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाएं। विकलांग बालकों की शिक्षा उनकी अक्षमता और बीमारी को ध्यान में रखते हुए देनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने समझा कि जो हमारी जो विकलांग शिक्षा होती है उसके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मानसिक मंदित बालकों की पहचान को स्पष्ट कीजिए। मानसिक मंदित बालक की आप पहचान कैसे करेंगे कि ये मानसिक मंदित है, ये मेंटली रिटार्डेड है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर मानसिक मंदित की पहचान की जा सकती है। कैसे? अध्यापक शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर इनकी पहचान कर सकते हैं। ऐसे बालक अक्सर शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। बुद्धि लब्धि द्वारा भी पहचान की जा सकती है। आईक्यू लेवल उनका मापा जा सकता है। अगर आईक्यू लेवल बहुत लो है तो इसका मतलब मेंटली रिटार्डेड बच्चा है। इस प्रकार से की गई पहचान लगभग सही होती है। शैक्षिक और शारीरिक आलेख पत्र भी सहायक हो सकते हैं। व्यक्तिवृत्त अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। शैक्षिक लक्षण की बात करें, देखिए शैक्षिक लक्षण से ही पता चलता है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। ऐसे बालक सूक्ष्म चिंतन के योग्य नहीं होते। ठीक है, शैक्षिक क्षमता में वह अपनी आयु समूह से बहुत नीचे होते हैं। सामाजिक लक्षण की बात करें तो सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं, अधिगम की क्षमता कम होती है, संवेदनात्मक दोष भी होता है। तो इस तरीके से मानसिक मंदित बालकों की पहचान की जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के पीछे कारण क्या होता है कि बालक शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। शारीरिक रूप से निर्योग्य यानी कि विकलांग या अशक्त बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। शारीरिक दोष बाधित इन्हें अशक्त बनाता है। शरीर में कमी है, शारीरिक रूप से बाधित है, वो इन्हें क्या करता है, अशक्त बना देता है, जो इनमें व्यवहार, शिक्षण तथा सामाजिक समायोजन संबंधी विशेष प्रयत्नों की मांग करता है। सामान्य तौर पर शारीरिक निरोगता को निम्नांकित कारणों के रूप में हम समझ सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत भिन्नताएं, बालक के जन्म के पूर्व या जन्म के पश्चात शरीर के किसी अंग को क्षतिग्रस्त हो जाने से शारीरिक निरोगता को जन्म होता है। मतलब जैसे कोई घटना घट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो इससे शारीरिक निरोगता हो सकती है। वंशानुक्रम संबंधी कारण हो सकता है। बालक की इस अवस्था के लिए वंशानुक्रम संबंधी कारण भी प्रमुख होते हैं। यदि बालक के वंश में किसी सदस्य को वंशानुक्रम संबंधी कोई शारीरिक निरोगता है तो बालक इस तरह की शारीरिक निरोगता की आशंका बढ़ जाती है। पर्यावरण संबंधी कारक की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए किसी का कोई अंग थोड़ा डाउन रहता है, परिवार में है कोई, है ना, तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में किसी बालक को भी समस्या वो हो सकती है। पर्यावरण संबंधी कारक हो सकता है। पर्यावरण संबंधी कारण भी शारीरिक निरोगता को जन्म देते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के कारण बालकों में शारीरिक निरोगता की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने समझा कि शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं उनके पीछे कारण क्या होते हैं। अधिगम संबंधी विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं। बौद्धिक क्रियाकलाप में इस वर्ग के बच्चे अन्य बच्चों की तरह ही होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का मानसिक पिछड़ापन नहीं होता। बौद्धिक क्रियाकलाप, देखिए बौद्धिक क्रियाकलाप में जो इस वर्ग के बच्चे होते हैं वो अन्य बच्चों की तरह ही होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का मानसिक पिछड़ापन नहीं होता। इनमें ना तो कोई या किसी प्रकार का दृष्टिदोष या श्रवण दोष भी नहीं होता, लेकिन उनको पढ़ने लिखने, वर्तनी की शुद्धता और गणित के प्रश्न हल करने आदि में थोड़ी समस्या होती है। तो इसमें होता क्या है, एक तो सामान्य अधिगम विकलांगता होती है। सामान्य अधिगम विकलांगता, सामान्य स्कूलों में सामान्य रूप से अधिगम युक्त विकलांग बच्चे को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। वे नियमित रूप से स्कूलों में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनको आम स्कूलों की ऊंची कक्षाओं में भी एकीकृत किया जा सकता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में सामान्य प्रकार का परिवर्तन करना, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम उसको शिटेबल बना सकते हैं पाठ्यक्रम को। अधिगम संबंधी भयंकर अपंगता भी हो सकती है, वो तो सामान्य थी, ये भयंकर है। इस कोटि में उन बच्चों की गिनती की जाती है जिनको आधारभूत अकादमिक कौशल हासिल करने में भी दिक्कत होती है, जैसे पढ़ना लिखना आदि। यह समस्या उनके मस्तिष्क में किसी विकार या पर्यावरण विषय के अभाव के कारण हो सकती है। इन बच्चों को स्कूलों में एकीकृत करने में बहुत कठिनाई होती है। पढ़ने की असमर्थता की अगर बात करें तो इस प्रकार के दोषग्रस्त बच्चे पढ़ने में असमर्थ होते हैं। जिन बच्चों पर इसका भयंकर असर होता है वे पढ़ने लिखने में बिल्कुल अशक्त यानी लाचार होते हैं। इसे कभी कभी शब्द अंधता के नाम से भी पुकारा जाता है। लेखन की अशक्तता की बात करें, इस रोग से प्रभावित बच्चे स्वतः स्फूर्ति रूप से लिखने में अशक्त होते हैं। जिन बच्चों में समस्या साधारण किस्म की होती है उनको साफ साफ लिखने की कला को सीखने में कठिनाई होती है। जिन बच्चों में यह दिक्कत अधिक गंभीर प्रकार की होती है वो स्वतः स्फूर्ति रूप से नहीं लिख पाते हैं, वह लिखना सीखने में असमर्थ होते हैं। यही उनकी पहचान होती है। संप्रेषण को समझने की समस्या होती है। इस प्रकार के विकारग्रस्त बच्चे लेखन, बोलने और पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करते हैं। जिन बच्चों में यह रोग गंभीर रूप धारण कर चुका होता है वह न किसी भाषा को समझ पाता है, न सीखी भाषा ही उसकी समझ में आती है। वह लिखना, पढ़ना और बोलना भी नहीं सीख सकता है। तो ये हमने समझा कि जो बच्चे अधिगम संबंधी, इनको विकलांगता किस प्रकार की होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं। सामाजिक अधिगम क्या है ये समझाइए। सामाजिक अधिगम, ठीक है, सोशल लर्निंग क्या होती है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक ज्ञान का अर्जन सामाजिक अंतःक्रिया के संदर्भ में यानी कि समाज के साथ इंटरेक्शन करके उसके परिणाम स्वरूप होता है। सामाजिक माध्यमों में अनेक अवसर होते हैं। किसी भी बालक
या छात्र को जब किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो उसे आत्मगौरव तथा आत्मसम्मान का अनुभव होता है और वह उस प्रकार के कार्य को सम्मानित कार्य समझने लगता है। ऐसे कार्यों को बालक अपने जीवन में धारण कर लेता है और उनको अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है। इसके विपरीत जिन कार्यों के लिए बालकों को हतोत्साहित किया जाता है उससे उनको आत्मग्लानि का अनुभव होता है और वे उन कार्यों को करने से बचने का प्रयास भी करते हैं। इस प्रकार समाज की धारणाओं का बालक की सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसी सामाजिक धारणाएं होती है बालक उसी तरीके से सीखता है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाएं एवं जो प्रक्रियाएं हैं बालक की मनोदशा पर गहरा प्रभाव डालती हैं और बालक की सीखने की प्रक्रिया को भी निर्धारित करती हैं। क्रोएंडक्रो के अनुसार कहा गया है, कोई समाज व्यर्थ में किसी बात की आशा नहीं कर सकता। यदि वो चाहता है उसके तरुण व्यक्ति अपने समुदाय की भली भांति सेवा करें तो उसे उन सब शैक्षिक साधनों को जुटाना चाहिए जिनकी उन व्यक्तियों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा सामाजिक अधिगम क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है अध्यापक से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अध्यापक होता क्या है? देखिए, अध्यापक शब्द बालक के जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। अध्यापक, अध्यापन यानी टीचिंग, शिक्षण पेशा या व्यवसाय नहीं बल्कि समाज के प्रति सेवा के लिए एक समर्पण है। एक शिक्षक ही देश को स्वावलंबी बना करके बुलंदी पर पहुंचाता है। अध्यापक ही अपने बालकों में चरित्र निर्माण, व्यवहार आदि में परिवर्तन करके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बालक को सही मार्गदर्शक अध्यापक द्वारा ही संभव है। शिक्षा की व्यवस्था की सफलता अध्यापक पर निर्भर करती है। एक अच्छा शिक्षक ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार कहा गया है, अध्यापक का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक संस्कृतियों और तकनीकी कौशलों को पहचानने में मुख्य भूमिका अदा करता है और सभ्यता के दीपक को भी जलाए रखता है। ये हमने समझा अध्यापक क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्पसंख्यक का क्या अर्थ है? इनकी शिक्षा संबंधी योजनाओं का वर्णन कीजिए। अल्पसंख्यक, देखिए, भारत में धर्म और भाषा के आधार पर कुछ वर्ग के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया। भारत में धर्म और भाषा के आधार पर कुछ वर्ग के जो व्यक्ति थे उनको क्या कर दिया गया? अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया। इनमें मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्मावलंबी आदि आते हैं। परंतु ईसाई, बौद्ध और जैन शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े नहीं माने जाते हैं। इसलिए जब शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की चर्चा की जाती है तो विशेषकर मुसलमान बच्चों की शिक्षा की बात की जाती है। ठीक है, ये होते हैं अल्पसंख्यक का अर्थ। संविधान में पूछ रहा है कि शिक्षा संबंधी क्या योजनाएं हैं, इनकी प्रावधान क्या है। संविधान में अल्पसंख्यक संबंधी प्रावधान क्या क्या किए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत 2 अनुच्छेद 30, 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1 अनुच्छेद 29(1), इसमें भारत या भारत के किसी भी भूभाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी ऐसे जनसमूह को जिसकी अपनी पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति है, ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखे। अनुच्छेद 29(2) की अगर बात करें तो शैक्षिक संस्था में प्रवेश हेतु वंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1), इसके अनुसार समस्त अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म या भाषा संबंधी क्यों ना हो अपनी शिक्षा की अपनी इच्छा की शैक्षिक संस्थाओं का संचालन करने का भी अधिकार उनके पास होगा। अनुच्छेद 30(2) में कहा गया है, शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देते समय राज्य इस कारण भेदभाव नहीं करेगा कि किसी शैक्षिक संस्था का संचालन किसी धर्म या भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों के वर्ग के प्रबंध में है। तो ये हमने समझा संविधान में अल्पसंख्यकों से संबंधित क्या प्रावधान है। अगला क्वेश्चन कहता है, मानसिक मंदित, मेंटली रिटार्डेड बालकों से आप क्या समझते हैं? परिभाषा भी दीजिए। मेंटली रिटार्डेड बालक कौन होते हैं, समझिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं ने बुद्धि लब्धि के आधार पर सर्वप्रथम यह घोषित किया कि विशिष्ट बालकों में एक प्रकार मंदित बालकों का भी है जो प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न होते हैं
और इनकी मानसिक योग्यता औसत से थोड़ा कम होती है जितनी औसत बच्चों की होनी चाहिए। मानसिक मंदित वाले बालकों की बुद्धि लब्धि साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है और इसमें विभिन्न मानसिक शक्तियों में न्यूनता होती है। स्क्रीन इन्हें मंदित, अल्पबुद्धि, विकलांग बुद्धि, मंद गति से सीखने वाले, पिछड़े हुए और मूढ़ की संज्ञा दी है। मानसिक मंदित का अर्थ क्या होता है प्रॉपर इसको समझिएगा। देखिए, मानसिक मंदित से तात्पर्य उस असामान्य साधारण बौद्धिक कार्य क्षमता से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं में प्रकट होती है और उसके अनुकूल व्यवहार में हास्य से संबंधित होती है। स्क्रीन के अनुसार कहा गया है, प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसे पूरा कर लेते हैं उनको सामान्य छात्र कहा जाता है। जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते हैं उनको मंदित छात्रों की संज्ञा दे दी जाती है। विद्यालयों में यह धारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही है और अब भी यह धारणा प्रचलित है। क्रो एंड क्रो कहते हैं, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मानसिक मंदित बालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की क्या विशेषताएं होती है। शारीरिक विकलांगों के संदर्भ में अक्सर 3 कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है। एक तो आपके शारीरिक निर्बलता होती है, दूसरी शारीरिक अक्षमता होती है, तीसरी शारीरिक विकलांगता होती है। शारीरिक निर्बलता की अगर बात करें तो शारीरिक निर्बलता से तात्पर्य है किसी अंग विशेष का न होना अथवा उसकी संरचना में किसी प्रकार की असामान्यता अथवा विकृति का होना। उदाहरण के लिए हाथ में हथेली अथवा उंगलियों का न होना, रेटिना क्षतिग्रस्त होना अथवा टांग न होना इत्यादि। शारीरिक अक्षमता की बात करें तो शारीरिक अक्षमता शारीरिक निर्बलता का ही एक परिणाम है। शारीरिक निर्बलता के फलस्वरूप उस अंग विशेष की कार्य क्षमता यानी फंक्शनिंग एबिलिटी में कमी आ जाती है। जैसे हाथ में उंगलियां न होने की स्थिति में बच्चा किसी वस्तु को पकड़ नहीं सकता अथवा कान में कोई दोष होने पर बच्चा आवाज को भली प्रकार नहीं सुन सकता। शारीरिक विकलांगता की बात करें तो शारीरिक विकलांगता शारीरिक अक्षमता का ही परिणाम है। शारीरिक अक्षमता के फलस्वरूप बच्चा कुछ कार्यों को भली प्रकार नहीं कर सकता जो उसके विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे वो आवाज को भली प्रकार नहीं सुन सकता है, वह विभिन्न आवाजों में अंतर नहीं कर सकता, संगीत का आनंद नहीं उठा सकता, आवाज के आधार पर व्यक्ति अथवा किसी जीव को पहचान नहीं सकता आदि। इसे कहते हैं शारीरिक विकलांगता। ठीक है, तो शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की ये विशेषताएं होती हैं। आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों सहित विशेषताओं पर भी प्रकाश डालिए। यानी कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य भी बताने हैं, विशेषताएं भी बतानी है। सबसे पहले उद्देश्य समझ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की पहुंच, समानता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है। विद्यार्थियों में रचनात्मक चिंतन, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सफल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र या राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। ई लर्निंग पर जोर देकर के पाठ्यपुस्तकों पर निर्भरता को कम किया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ये उद्देश्य हैं। विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं मतलब इसमें खासियत क्या है? ये शिक्षा नीति प्रगतिशील, समृद्ध, सृजनशील एवं नैतिक मूल्यों से पूर्ण ऐसे भारत की कल्पना कर रही है जो अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का स्वप्न दिखाती है। ये नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है जिसमें बुनियादी तौर पर परिवर्तन किए गए हैं। इस नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी से भी जोड़ा जाएगा जिसमें सभी स्कूलों में अधिक से अधिक डिजिटल उपकरण दिए जाएंगे। 6वीं कक्षा में बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप प्रारंभ की जाएगी। वर्तमान शिक्षा नीति में 10+2 को बदल करके 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाते हुए स्कूली शिक्षा को 15 साल कर दिया गया है। इस नीति के अंदर बच्चों को पढ़ाई में विभिन्न प्रकार के अन्य विकल्प दिए जाएंगे। अब 10वीं कक्षा में अन्य विकल्पों को भी रखा जाएगा जिसमें छात्र को स्ट्रीम न चुन करके अपनी इच्छा अनुसार विषयों को चुन सकेगा। तो इस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत क्या है? सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, चलिए देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत क्या है? प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को
एक्सेप्ट करना, भाई हर बच्चे में कुछ अलग क्षमता होती है, पर उनकी पहचान करना और उनके विकास के लिए प्रयास करना कि वो डेवलप हो पाए। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे वे बच्चे की एकेडमिक और अन्य क्षमताओं में उसका सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दे सकें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सबसे अधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें। लचीलापन, ताकि विद्यार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता भी चुन सकें। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषय यानी मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास करना है। अवधारणात्मक समस्या समझ पर जोर, न कि रटंत पद्धति। रटने पर, रोट लर्निंग पर फोकस नहीं है, बच्चों को समझ करके पढ़ाना है और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई करना। रचनात्मक और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को भी प्रोत्साहन देना है। तो इस तरीके से ये हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके कुछ सिद्धांत हैं। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। हमारी जो मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास देखिएगा। हमने जो इससे पहले टॉप 10 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको दिया है वो देखिएगा और आज के ये 20 क्वेश्चन देखिएगा, तो आपके पास इनफ कंटेंट हो जाएगा और पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।